एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी जस्ट 001। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अपनी क्लास 12 की हमारी जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 3 जो था किनशिप क्लास एंड कास्ट उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, बहुत दिन हो गए चैप्टर डिस्कस करते हुए और फाइनली आज का ये वीडियो जो था इस चैप्टर का लास्ट वीडियो जो था होने वाला है, जिसमें बेसिकली हम जो था महाभारत के बारे में जो था बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाभारत के बारे में जो था हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर जो था वो बहुत कुछ जो था देख रखा था, आप उसको भी जो था देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर जो था थोड़ा बहुत और महाभारत के बारे में जो था डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो होता है महाभारत को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे दो छोटे छोटे टॉपिक है उनको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है वो है वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड। देखिए, जो ब्राह्मण्स ने जो था जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था, इस वर्ल्ड ऑर्डर के प्रति उस समय के जो दूसरे रिलीजन जो थे, ठीक है, दूसरे ट्रेडिशन जो थे, उनके क्या विचार थे वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, जिसको ब्राह्मण्स ने बनाया था, उसको हमको देखना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो दूसरे रिलीजन वगैरह जो थे, ठीक है, जो जैन धर्म जो थे, जो बुद्ध धर्म जो थे, उनके इस वर्ल्ड ऑर्डर के प्रति जो थे क्या विचार थे, तो दूसरे रिलीजन के लोगों ने जो होता है बेसिकली बुद्धिज्म में जो होता है ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड ऑर्डर को जो होता है पूरी तरीके से जो होता है वो रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, बुद्धिज्म के लोगों ने वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है, इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है, इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, वो इस वर्ल्ड ऑर्डर को होता है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ ठीक है, जो ब्राह्मण्स का जो दावा जो था, ठीक है, जो ब्राह्मण्स का जो कहना जो था कि सोसाइटी के अंदर हर एक व्यक्ति की जो पोजीशन होती है वो उसके बर्थ के ऊपर डिपेंड करती है, इस बात को भी बुद्धिज्म के अंदर पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर के बुद्धिज्म के लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए जो सोशल सिस्टम जो था, जो कास्ट सिस्टम जो था, उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक जो था हमारे यहाँ पे वो हमको सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को जो था डिस्कस करना है। ठीक है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो होती है थ्योरी क्या है बेसिकली, ये इसको यहाँ पे हमको देखना है। देखिए, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो होता है बेसिकली ये बहुत ही ब्रॉड चीज है। ठीक है, आप आगे जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, ठीक है, जो कि बुद्धिज्म के अंदर बताई गई है, हमको यहाँ पे उसको डिस्कस करना है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी बेसिकली जो होती है वो एक बुद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, उसके अंदर जो होता है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को जो होता है रखा गया है। बुद्धिज्म के अंदर होता है, ठीक है, बुद्ध के होता है 3 ग्रंथ है, एक सुत्त पिटक है, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। ठीक है, उसमें से जो सुत्त पिटक है उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को रखा गया है। हम आगे जाकर के इन पिटक के बारे में जुटा पढ़ेंगे। पिटक बेसिकली जैसे हमारे ऋग्वेद है ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ है, वैसे बुद्ध के अंदर भी बौद्ध धर्म के अंदर भी जो ग्रंथ होते हैं उनको पिटक जो होता है एक तरीके से कहा जाता है। आप यहाँ पे बेसिक बातें के लिए ध्यान रखिए बस। देखिए, सुत्त पिटक के अंदर ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो दी गई है, ठीक है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि शुरू में एकदम क्या था, ठीक है, जब जीवन की शुरुआत होती है अर्थ के ऊपर, ठीक है, उस समय क्या होता है जितने भी लिविंग बीइंग थे, ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस थे, जैसे कि एनिमल थे, प्लांट, ये सारे के सारे जो लिविंग बीइंग थे जो कि अर्थ के ऊपर शुरू में थे, एकदम शुरू में ये सारे के सारे लिविंग बीइंग जो थे पूरी तरीके से इवॉल्व जो थे वो नहीं हुए थे। ठीक है, ये एक तरीके से अपने प्रिमिटिव स्टेज के ऊपर थे। ठीक है, और जब ये प्रिमिटिव स्टेज के ऊपर थे, ये सारे के सारे लिविंग बीइंग जब प्रिमिटिव स्टेज के ऊपर थे, तो उस प्रिमिटिव स्टेज के ऊपर इन सबके बीच में जो था एक पीसफुल रिलेशन जो था वो एग्जिस्ट करता था। ठीक है, ये सब जो थे एक पीसफुल स्टेट के ऊपर रहते थे, मतलब कि आपस में मिलजुल करके जो थे वो रहते थे, सारे के सारे ह्यूमन आपस में मिलजुल करके रहते थे, ह्यूमन नेचर के साथ मिलजुल करके रहता था। ठीक है, ह्यूमन जो था वो नेचर से उतनी सारी चीजें लेता था जितनी उसकी जरूरत होती थी। उस समय ह्यूमन जो था वो नेचर को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करता था जैसा कि आज करते हैं। उस समय ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में जो थे कोई लड़ाई ज्यादा जो थे वो नहीं होती थी, क्योंकि सभी लोग जो थे वो कोई डेवलप ही नहीं हुआ था, कोई इतना ज्यादा जो था वो जानकार था ही नहीं, तो इसलिए सब लोग जो थे आपस में उस समय मिलजुल करके रहते थे, उनके बीच में लड़ाई जो थी वो नहीं होती है। फिर इसमें आगे बताया गया कि जैसे जैसे लेकिन फिर टाइम पास हुआ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ह्यूमन और ज्यादा डेवलप होता गया, वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग जो था वो बहुत ज्यादा ग्रीडी होता गया। ठीक है, बहुत ज्यादा लालची होता चला गया, और इस लालच की वजह से क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग जो थे उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े जो थे वो शुरू हो गए। ठीक है, मारपीट जो थे एक तरीके से शुरू हो गई, उनके बीच में जो रिलेशन जो थे वो बेकार होने लगे। कुल मिलाकर के सोसाइटी के अंदर अभी तक जो लोग जो थे जो कि पीसफुल स्टेट में रहते थे, उनके बीच में झगड़े जो थे वो उत्पन्न होने लगे। इसके साथ साथ ह्यूमन जो था उसने नेचर को एक्सप्लॉइट करना जो था शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जब ह्यूमंस के बीच में जो था कन्फ्लिक्ट होने लगे, तो उन सारे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए
उस समय के जितने भी लोग जो थे, ठीक है, एंशिएंट सोसाइटी के अंदर, उन्होंने मिलजुल करके जो था एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आपस में जो था एक दूसरे के साथ जो था कॉन्ट्रैक्ट किया। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ये किया कि इन लोगों ने जो था मिलकर के डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति को चुनेंगे, ठीक है, अपने में से ही हम एक लीडर को जो था चुनेंगे और इस लीडर को जो है हम नाम देंगे महासमत्ता, ठीक है। जो लीडर इन्होंने चुनने की बात कही उसका नाम रखा महासमत्ता। महासमत्ता मतलब कि ग्रेट इलेक्ट, इसका मतलब होता है, ठीक है। इसका काम क्या होगा, इन्होंने कहा ये जो लीडर होगा, ठीक है, जो कि हमारे बीच से जिसको हम चुनेंगे, वो बेसिकली क्या करेगा, हमारे बीच में जो अभी तक जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करेगा, ठीक है। जो व्यक्ति समाज के अंदर गलत काम कर रहा है उसको दंड देगा, जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड देगा, ठीक है। और सोसाइटी के अंदर एक तरीके से पीस बना करके जो था ये लीडर रखेगा, ठीक है। और इन लोगों ने जो था ये भी डिसाइड किया कि उस लीडर को, ठीक है, जो हमारे लिए सोसाइटी के अंदर काम करेगा, उसके लिए जो है उसको बदले में हम कुछ चावल वगैरह जो होते हैं वो टैक्स के रूप में दे देंगे। ये बात जो थी उस समय के लोगों ने जो थे आपस में, ठीक है, डिसाइड किया, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया एक दूसरे के साथ, ठीक है। और फिर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो देखिए ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो था हमने पढ़ी क्यों है, तो एक बात यहां से क्लियर होती है कि ये जो लीडर जो था, ठीक है, ये लीडर ही जो होता है एक तरीके से राजा होता है, ठीक है। जो ये राजा, ठीक है, राजघराना, ये जो कॉन्सेप्ट उभर करके आया वो यहीं से उभर करके आया, ठीक है। तो बुद्ध ने जो होता है एक तरीके से कहा है कि ये जो बुद्ध ने जो है, ठीक है, बुद्धिज्म के अंदर होता है एक तरीके से इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के द्वारा बताने की कोशिश जो होती है वो ये की गई है कि ये जो किंगशिप जो था, ठीक है, राजा महाराजा जो है, ठीक है, जो राजा महाराजाओं का इंस्टीट्यूशन बना है ये बेसिकली ह्यूमंस के द्वारा ही जो होता है बनाया गया है, ठीक है। ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, इसमें भगवान का जो होता है, ठीक है, कोई भी रोल जो होता है वो नहीं है। जैसा ब्राह्मण्स ने क्या कहा था, ब्राह्मण्स ने कहा था कि ये वर्ण ऑर्डर जो है वो डिवाइन ओरिजिन का है, ठीक है, इसको भगवान ने बनाया है, इसको हमने नहीं बनाया है, ठीक है। अगर आप राजा के हुक्म को पालन नहीं करेंगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा भगवान से, ऐसा ब्राह्मण जो था कहते थे। लेकिन बुद्धिज्म ने जो होता है बुद्ध के अंदर, ठीक है, बुद्ध के अंदर जो होता है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि नहीं, ये किंग का जो इंस्टीट्यूशन जो है इसको भगवान ने नहीं इंसानों ने बनाया है, ठीक है। और क्योंकि इसको इंसानों ने बनाया है तो इंसान आगे चल करके राजा महाराजाओं के ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको हटा भी सकते हैं। अगर राजा जो होता है वो क्रूअल हो जाता है, वो समाज में भला करने की जगह पे बुराई करने लगता है, तो राजा के इस इंस्टीट्यूशन को लोग हटा भी सकते हैं। कुल मिलाकर के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो होती है वो बुद्धिज्म के अंदर होता है ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए इस वर्ण ऑर्डर को खारिज करने के लिए, इसको रिजेक्ट करने के लिए किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें जो थी, जो छोटी मोटी थी, वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम जो है डिस्कस करेंगे महाभारत के बारे में, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों अगर हम महाभारत के बारे में जो है डिस्कस करें तो बहुत सारे बेसिक बातें जो है इसको हमने ऑलरेडी जान रखी है महाभारत के बारे में। और अगर आप उन बेसिक बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो जो था उसको जरूर देखिए, आपको उसमें बहुत सारी चीजें जो थी महाभारत के बारे में पता चलेंगी, सब कुछ मैंने कवर कर रखा है। देखिए महाभारत को डिस्कस करने से पहले महाभारत के अंदर हमको डिस्कस क्या करना है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे इतिहासकारक होते हैं वो जब भी किसी टेक्स्ट का, ठीक है, जब भी उनको कोई टेक्स्ट मिलता है, ठीक है, कोई भी एंशिएंट या फिर कोई हिस्टोरियन टेक्स्ट उनको मिलता है, कोई भी प्राचीन ग्रंथ उनको मिलता है, तो उस ग्रंथ का एनालिसिस करने के लिए हमारे इतिहासकारक, हमारे स्कॉलर जो होते हैं उस टेक्स्ट के कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस टेक्स्ट का लैंग्वेज क्या है, ठीक है, मतलब वो संस्कृत में लिखा गया है, प्राकृत में लिखा गया, पाली में लिखा गया है, किस में लिखा गया वो देखते हैं। दूसरा उसके काइंड ऑफ टेक्स्ट को देखते हैं कि मतलब वो टेक्स्ट का जो होता है किस प्रकार का है, क्या उस टेक्स्ट में जो होता है कोई कहानियां वगैरह लिखी हैं, या वो टेक्स्ट कोई रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें श्लोक वगैरह या फिर मंत्र वगैरह लिखे हैं, वो किस तरीके का टेक्स्ट है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। उस टेक्स्ट के ऑथर कौन है, किसने उसको लिखा है, कब लिखा है, उसको डेट उसकी जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ लिखा है ये भी जानने की कोशिश करते हैं, उस टेक्स्ट में दिया क्या है, मतलब कि उसका कंटेंट क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ जो होता है उस टेक्स्ट के ऑडियंस के बारे में भी जो होता है वो एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें जो होता है हमारे इतिहासकारक किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हुए देखते हैं। ये प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल बोर्ड के अंदर भी आया था, ठीक है, मैंने खुद जो था इसका आंसर लिखा हुआ है, सो प्लीज जो होता है वो ध्यान से इसको पढ़िएगा, 1 मार्क्स में आता है इसमें, ठीक है। और यही सारी चीजें दोस्तों हमको जो होता है हमको महाभारत में भी डिस्कस करनी है, ठीक है, कि महाभारत की कंटेंट क्या है, ऑडियंस क्या है, लैंग्वेज क्या है, यही सारी चीजें हमको महाभारत के बारे में डिस्कस करनी है, ठीक है। तो चलिए एक एक एलिमेंट को होता है महाभारत के डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें लैंग्वेज की, अगर हम महाभारत के लैंग्वेज की जो है बात करें
तो महाभारत को होता है बेसिकली जो महाभारत का ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक है, उसको संस्कृत के अंदर लिखा गया है। महाभारत के ओरिजिनल टेक्स्ट को संस्कृत के अंदर लिखा गया है, लेकिन महाभारत क्योंकि एक बहुत ही जो होता है डायनेमिक टेक्स्ट है, तो महाभारत की रचना जो होती है वो बहुत सारे और अलग लैंग्वेजेस के अंदर भी जो होता है की गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जो संस्कृत जो है, ठीक है, जो महाभारत की इस्तेमाल की गई है और जो संस्कृत जो कि वेदों के अंदर इस्तेमाल की गई है, ठीक है, वेदों के अंदर जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि महाभारत के अंदर जो इस्तेमाल की गई संस्कृत वो काफी ज्यादा आसान है, वो काफी ज्यादा, ठीक है, एक सिंपल लेवल की संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पे जो वेदों के अंदर जो संस्कृत इस्तेमाल किया गया है वो महाभारत में यूज की गई संस्कृत के मुकाबले काफी ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट है, ठीक है, वो काफी ज्यादा जो होता है वो हार्ड लेवल की जो होता है संस्कृत है, ये बात जो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लैंग्वेज में इतना ही बताया गया है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है कंटेंट, कि महाभारत का जो होता है कंटेंट क्या है। प्लीज ये सारी चीजें जो होती है वो 3 मार्क्स में बहुत ज्यादा जो होता है इंपॉर्टेंट है महाभारत से, प्लीज 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 को ध्यान से होता पड़ेगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खास करके कंटेंट वाला पोर्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट जो है महाभारत के, उसको हमारे इतिहासकारों ने जो होता है, हमारे स्कॉलर्स ने जो होता है महाभारत के सारे कंटेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहला कंटेंट जो होता है इसको कहते हैं नैरेटिव पोर्शन, एक नैरेटिव सेक्शन के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है। नैरेटिव सेक्शन में जो होता है बेसिकली स्टोरीज आती हैं, जितनी भी कहानियां महाभारत के अंदर लिखी हैं उनको नैरेटिव पोर्शन के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। और वही दूसरा पोर्शन जो इसके अंदर आता है वो डायरेक्टिव पोर्शन के अंदर आता है, ठीक है। डायरेक्टिव पोर्शन के अंदर बेसिकली जो सोशल नॉर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कस्टम वगैरह होता है बेसिकली उसको डायरेक्टिव सेक्शन के अंदर होता है क्लासिफाई किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि ये नैरेटिव सेक्शन और डायरेक्टिव सेक्शन, इन दोनों में जो महाभारत का जो डिवीजन है, जो क्लासिफिकेशन है, ये कोई बहुत ही एक स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है। स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है से मेरा मतलब ये है कि कभी कभी हमको क्या होता है नैरेटिव पोर्शन के अंदर डायरेक्टिव पोर्शन वाली चीजें दिखाई पड़ती हैं, और कभी कभी हमको डायरेक्टिव पोर्शन वाली चीजों के अंदर नैरेटिव सेक्शन वाली चीजें दिखाई पड़ती हैं। कहीं कहीं पे हमको एक मिक्सअप होता हुआ दिखता है। ये पूरी तरीके से एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है, ठीक है, 100% एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है, कभी कभी इनमें हमको मिक्सचर दिखाई देखने को मिलता है। लेकिन हमारे इतिहासकार जो था वो कहते हैं कि महाभारत की रचना जो थी जब शुरू की गई थी, तो महाभारत जो था वो शुरू में एक नैरेटिव टेक्स्ट था, मतलब कि शुरू में इसमें कहानियां लिखी गई थी, ठीक है। और उनके हिसाब से ये जो डायडेक्टिक वाला पोर्शन जो है इसको बाद में जो होता है महाभारत के अंदर ऐड किया गया है। ये बात जो होता है वो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंटेंट में जो होता है बेसिकली सिर्फ इतनी बातें लिखी गई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे महाभारत के जो होता है वो ऑथर्स वगैरह के बारे में, कि महाभारत के ऑथर एक तरीके से कौन है। ठीक है, अगर हम महाभारत के जो होता है बेसिकली ऑथर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम महाभारत के जो होता है ऑथर की बात करें, तो आप सभी को पता है कि महाभारत को लिखने का जो क्रेडिट होता है वो बेसिकली वेद व्यास जी को दिया जाता है, ठीक है। महाभारत के रचयिता होता है वेद व्यास जी को माना जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि महाभारत जो एक डायनेमिक टेक्स्ट है, ठीक है, इसकी रचना जो होती है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर नहीं की गई है। महाभारत की रचना जो होती है वो कई सेंचुरीज तक होती रही है। सो क्योंकि इसकी रचना जो होती है वो कई सेंचुरीज में हुई है, इसलिए महाभारत की कंपोजिशन में जो होता है अलग अलग लोगों ने जो होता है कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। इसकी रचना में अलग अलग लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो होता है कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे कि महाभारत की जो ओरिजिनल स्टोरी जो है, ठीक है, महाभारत की जो ओरिजिनल स्टोरी है इसको बेसिकली उस समय के जो चैरियोटर बार्ड्स जो होते थे, ठीक है, चैरियोटर बार्ड्स जो होते थे, चैरियोटर बार्ड बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि राजा महाराजा के रथों को चलाते हैं ना, ठीक है, जो सारथी एक तरीके से कहलाते हैं, उनको हम चैरियोटर बार्ड कहते हैं, ठीक है, जिनको उस समय जो था सूता के नाम से जो था जाना जाता था। इन लोगों ने जो था महाभारत की जो ओरिजिनल स्टोरी जो थी इसकी रचना की थी। होता यह था कि जब भी ये लोग जो थे, ठीक है, जो सारथी वगैरह होते थे, रथ के जब अपने राजा के साथ युद्ध भूमि में जाते थे, तब वहां पे जो लड़ाई वगैरह होती थी, जो भी एक्सपीरियंसेस होते थे, ठीक है, उसको ये लोग क्या करते थे, वापस आकर के एक टेक्स्ट में लिख लिया करते थे, ठीक है। तो क्यों जो सारी कहानियां इन सारे लोगों ने जो थे लिखी, वो सारी कहानियां जो थी इनके लिखने के बाद वो लोगों में जो थी सर्कुलेट हुई, धीरे धीरे इन कहानियों के बारे में जो था लोगों को पता चला, और फिर फाइनली जो था 5th सेंचुरी बीसी के आसपास ये जो कहानियां जो थी, जो कि चैरियोटर बार्ड के द्वारा लिखी गई थी, जो कि लोगों में सर्कुलेट हो रही थी, वो ब्राह्मण्स के हाथ में लगी, और 5th सेंचुरी बीसी के आसपास इन सारी कहानियों को ब्राह्मण्स ने लिखना शुरू कर दिया, और यहीं से महाभारत की रचना जो थी वो शुरू हो जाती है। और ये 5th सेंचुरी बीसी जो होता है बेसिकली वो टाइम है, ठीक है, जब
कुरु हो गया, ठीक है, पांचाल हो गया, ऐसे जो किंगडम है जिनका जिक्र हमको महाभारत के अंदर देखने को मिलता है, ये सारे किंगडम जो थे वो उभर करके 5th सेंचुरी बीसी के आसपास आए थे, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर आगे चल करके जो होता है 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के और 2nd सी तक का, इस टाइम पीरियड के दौरान जो होता है फिर से महाभारत के अंदर हमको रचना देखने को मिलती है, ठीक है। महाभारत के अंदर फिर से हमको रचना देखने को मिलती है, ठीक है। बेसिकली ये वो टाइम पीरियड था, ठीक है, जब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो होता है विष्णु भगवान की पूजा जो थी वो काफी ज्यादा फैली हुई थी, और हमको विष्णु भगवान के एक अवतार, ठीक है, कृष्ण का जिक्र भी हमको, कृष्ण भगवान का जिक्र भी हमको महाभारत के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वही टाइम पीरियड था, ये इस दौरान भी होता महाभारत की रचना जो थी फिर से की गई। और फिर आगे चल करके जो था 2nd सी से लेकर के और 4th सी तक का फिर से जो था महाभारत की जो रचना होती है। और इस टाइम पीरियड के दौरान जो था बेसिकली महाभारत के अंदर, ठीक है, जो डायडेक्टिक पोर्शन जो था, डायडेक्टिक पोर्शन जो था जिसमें सोशल नॉर्म्स वगैरह को कवर किया जाता था, सोशल मैसेजेस को कवर किया जाता था, उस डायडेक्टिक पोर्शन को जो था 2nd सेंचुरी सी और 4th सेंचुरी सी के बीच में महाभारत के जो था अंदर इंक्लूड कर दिया गया। और इस डायडेक्टिक पोर्शन के इंक्लूड करने के बाद महाभारत में, ठीक है, इसको इंक्लूड करने से पहले जो था कोई 10,000 के आसपास जो थे श्लोक थे, और जब डायरेक्टिव पोर्शन को इंक्लूड कर दिया गया महाभारत के अंदर, तो महाभारत के अंदर 10,000 से लगभग जो थे 1 लाख, ठीक है, 1 लाख जो थे वो वर्सेस जो थे महाभारत के अंदर टोटल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से महाभारत की जो था वो रचना की गई, ठीक है, डेट और टाइम पीरियड है, ठीक है, आप इसको जो था जरूर ध्यान रखिएगा। बस इसके अंदर होता है महाभारत के अंदर वो इतनी सारी चीजें बताई गई हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और छोटे मोटे टॉपिक है उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए इसके बाद जो होता है एक टॉपिक है आपका, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसके बाद आपका एक टॉपिक है छोटा सा, सर्च फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है। इस सर्च फॉर कन्वर्जेंस में बेसिकली जो भी जगह है, ठीक है, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, हस्तिनापुर हो गया, जिसका जिक्र हमको महाभारत के अंदर किया गया है, जब इन सारे जगहों पे हमारे इतिहासकार ने इस मॉडर्न टाइम के अंदर खुदाई वगैरह की, तो वहां पे उनको बेसिकली मिला क्या, इसकी चर्चा जो थी सर्च फॉर कन्वर्जेंस के अंदर की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाम बताया गया बीबी लाल साहब का। बीबी लाल साहब जो था हमारे देश के बहुत ही माने जाने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने जो था हस्तिनापुर में जो था खुदाई की थी, हस्तिनापुर के अंदर, जो कि आज के हमारे यूपी का जो एरिया है ना, यूपी के मेरठ में वहां पे लोकेटेड है। यहाँ पे इन्होंने जो था कोई 1950 या 51 के आसपास कोई जो था इसके अंदर खुदाई की थी। आप डेट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 51 या 52 के आसपास, ठीक है, इसके टाइम पे जो था खुदाई की था, आप एक बार डेट जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इनको खुदाई करने में हस्तिनापुर पे मिला क्या, बेसिकली ये बात बताई गई है, ठीक है। इनको यहाँ पे जो था हस्तिनापुर के अंदर बेसिकली हमारे जो बीबी लाल साहब जो थे, इन्होंने 5 लेयर्स में खुदाई की, ठीक है, 5 लेयर्स में खुदाई की। और इसमें से जो पहली लेयर में तो इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन जो दूसरी और जो तीसरी लेयर जो थी उसमें इनको बहुत सारी चीजें मिली। जैसे कि दूसरी लेयर में जो था इनको ईंटों, मिट्टी के बने हुए जो थे ईंटें मिली, और इसके साथ साथ मिट्टी के बनी हुई जो दीवारें मिली। और जो तीसरा लेयर जो था इसमें भी इनको जो था वो मिट्टी से बनी हुई ईंटें मिली, मिट्टी से बनी हुई ईंटें मिली। और इसके साथ साथ इनको पकी हुई ईंटें भी जो थी मिली तीसरी लेयर में, ठीक है, पकी हुई ईंटें भी जो थी इनको मिली। और पकी हुई ईंटों के साथ साथ जो था तीसरी लेयर में जो था इनको जार वगैरह भी कुछ मिले, ठीक है, कुछ सोक्ड जार वगैरह भी मिले। और बहुत सारी चीजें जो थी इनको यहाँ पे खुदाई में मिली थी, जैसे रीड वगैरह जो थी इनको खुदाई में मिला, ठीक है, एक रिंग वेल वगैरह इनको खुदाई में मिला। यही सारी चीजें जो थी वो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर बेसिकली बताई गई हैं। आप ये भी जो था ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली इतना ही बताया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, यहाँ पे छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी दी गई है द्रौपदी जी के मैरिज को लेकर के, कि द्रौपदी जी की मैरिज जो हुई थी उसको, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हमारी बुक के अंदर दी हुई है, उसको भी थोड़ा आप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम अभी तक हमने जो था देखा था कि एंशिएंट सोसाइटी के अंदर जो पॉलीएंड्री फॉर्म जो होता है मैरिज का, पॉलीएंड्री फॉर्म जो होता है हमारे मैरिज का, पॉलीएंड्री जिसमें एक औरत जो होती है वो बहुत सारे मेंस से जो होता है शादी कर लेती है, इसकी चर्चा जो होती है हमारी एंशिएंट सोसाइटी के अंदर बहुत कम देखने को मिली है। लेकिन जो महाभारत के एक सेंट्रल कैरेक्टर जो है, ठीक है, द्रौपदी जी, ठीक है, उनको जो होता है पॉलीएंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज के रूप में जो होता है दिखाया गया है, ठीक है। उनकी चर्चा जो होती है वो पॉलीएंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज के अंदर की गई है। तो अब द्रौपदी जी, ठीक है, जो कि महाभारत की एक सेंट्रल कैरेक्टर है, उनको पॉलीएंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज के अंदर क्यों दिखाया गया है,
इसके ऊपर हमारे इतिहासकारों के जो था बहुत सारे विचार हैं। ठीक है, पहला जो होता है हमारे कुछ इतिहासकारक मानते हैं कि भले एक पॉलिएंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज जो था वो हमारे एंशिएंट सोसाइटी के अंदर एक डोमिनेंस फॉर्म ऑफ मैरिज नहीं था, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि पॉलिएंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज को जो रूलिंग क्लास थे, ठीक है मैं इधर लिख देता हूं, जो रूलिंग क्लास जो थे हो सकता है पॉलिएंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज को जो था फॉलो करते हो। कुछ इतिहासकारक जो होता है वो ये भी मानते हैं कि क्योंकि एंशिएंट सोसाइटी में जो था लड़ाई झगड़े बहुत सारे होते थे, वॉर बहुत सारी होती हैं, इसीलिए हो सकता है कि उस समय वुमेन्स की जो थी शॉर्टेज रही हो, ठीक है महिलाओं की कमी रही हो, इसीलिए उस समय पॉलिएंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज जो था वो शायद चलता हो। तीसरा कुछ हमारे इतिहासकारों का मानना है ठीक है कि भले ही पॉलिएंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज जो था वो ब्राह्मण्स को एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन हो सकता है कि जो पॉलिएंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज जो था वो हिमालय रीजन के अंदर काफी ज्यादा प्रचलित रहा हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ओपिनियन जो था हमारे इतिहासकारों ने जो द्रौपदी जी की शादी है ठीक है पॉलिएंड्री फॉर्म में की गई है उसके ऊपर दिए हैं अपने अपने विचार। ठीक है, बस इसके अंदर होता है बेसिकली इतने दिए गए हैं। इसका जो सोर्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बगल में द्रौपदी मैरिज को लेकर के एक श्लोक भी वो सोर्स दिया होगा, वो जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर होता है बस इतना ही बेसिक बातें जो बताई गई हैं। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो हमारा टॉपिक जो है बेसिकली वो है कि महाभारत जो है एक डायनेमिक टेक्स्ट है, उसको हम क्यों कहते हैं। ठीक है, महाभारत को जो है हम डायनेमिक टेक्स्ट जो है क्यों कहते हैं। ठीक है, महाभारत को अभी मैं आपको बताया कि एक डायनेमिक टेक्स्ट जो है कहते हैं। अब इसको हम डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहते हैं, पहले ये डायनेमिक क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायनेमिक मतलब होता है दोस्तों गतिशील, ठीक है, जो कि समय के साथ साथ जो होता है चलता रहता है। ठीक है, जो कि स्थिर नहीं होता एक तरीके से, ठीक है, जो स्टैटिक नहीं होता है, जो गतिशील होता है, ठीक है, जो समय के साथ लगातार चलता रहता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप महाभारत को देखें, ठीक है, तो महाभारत को यहाँ पे डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा गया है, ठीक है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर महाभारत टेक्स्ट को देखें तो महाभारत की रचना जो होती है कोई एक टाइम पीरियड के अंदर नहीं की गई है, ठीक है, कोई एक सेंचुरी के अंदर नहीं की गई है। महाभारत की रचना जो होती है वो कई सेंचुरीज तक लगातार चलती ही रही है। ठीक है, इसकी रचना जो होती है वो रुकी नहीं है। ठीक है, महाभारत की रचना जो होती है वो कई सालों तक जो होती है, कई सेंचुरीज तक लगातार चलती रही है। यानी कि इसकी रचना जो होती है उसको हम किसी पर्टिकुलर सेंचुरी के बीच में जो होता है बांध नहीं सकते। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि महाभारत की रचना 5th सेंचुरी BC के अंदर की गई है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। महाभारत की रचना होती है वो कई सेंचुरी तक लगातार चलती रही है। ठीक है, एक तरीके से गतिशीलता आई है। दूसरी बात यहाँ पे है ठीक है कि महाभारत जो है वो इसकी रचना जो होती है वो संस्कृत के साथ साथ जो है वो कई सारे लैंग्वेजेस के अंदर भी की गई है। ठीक है, इसको किसी एक लैंग्वेज के अंदर ना लिख करके महाभारत की रचना जो होती है वो कई सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर की गई है। ठीक है, इसीलिए भी इसको डायनेमिक कहा जाता है। तीसरी बात ये कहा जाती है कि महाभारत टेक्स्ट के अंदर होता है सिर्फ हमको बैटल्स के बारे में नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि महाभारत के अंदर हमको सिर्फ जो कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई हुई सिर्फ हम वही पढ़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। महाभारत के जरिए हमको बैटल्स के साथ साथ जो होता है एंशिएंट सोसाइटी के कस्टम्स के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में, सोसाइटी के बारे में, जो सोशल ग्रुप रहते थे उनके बारे में, इसके साथ साथ जो होता है हमको डांस वगैरह के बारे में, उस समय हमारे डांस का फॉर्म क्या था, हमारे आर्ट के फॉर्म क्या थे, हमारे आर्किटेक्चर के फॉर्म क्या थे, ये बहुत सारी चीजें जो होती है वो हमको महाभारत के जरिए जो होता है जानने को मिलती है। यानी कि महाभारत एक टेस्ट होने के साथ साथ होता है इससे हमको बहुत सारी जानकारियां जो होती है वो मिलती हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक तक जो होता है वो लिमिटेड महाभारत नहीं है। और इसके साथ साथ जो होता है महाभारत की जो कहानियां जो हैं, ठीक है, इसकी कहानियां भी अगर आप देखेंगे तो महाभारत की कहानियां भी जो होता है रीजन टू रीजन जो होते हैं वो डिफर करती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे महाभारत की कहानी कुछ और होगी और अगर आप किसी और दूसरे देश में जाएंगे, अगर वहां महाभारत है तो उसकी जो है कहानी थोड़ी बहुत जो है डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से किसकी लैंग्वेज में डिफरेंस है, इसको एक टाइम इसके लैंग्वेज में डिफरेंस है। ठीक है, इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर लिखा गया है, इससे हमको बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो डायनामिज्म आता है हर एक चीज के अंदर महाभारत के अंदर, इसी की वजह से होता है महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, बस इसके अंदर होता है इतना ही है और इसमें होता है कुछ जानने लायक होता है वो नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा एक चैप्टर जो होता है यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आगे जो होता है हम जितने भी चैप्टर हमने पढ़ लिया उन सबके सोर्सेस को होता है डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को होता है आपको पढ़ना कैसे होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं बता दूंगा कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को हम पढ़ते कैसे हैं, उससे क्वेश्चन कैसे आता है और उन क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और आज के लिए जो था इतना ही काफी है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो होती है वो आई है इस टॉपिक के अंदर तो प्लीज 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 मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर होता है जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए जो होता है थैंक यू। और जाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि अगर आपको पता है तो बताइए मुझे कि इंडिया, ठीक है, इंडिया
और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, मैंने भी बोला ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर होता है क्या डिफरेंस है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तब तक के लिए थैंक यू।